साहित्य निधि में आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई कहानी कुमुदनी। बरौठा पार कर जिसमें नीम अंधेरा था, वे दोनों आंगन में पहुंचे, जहां रोशनी की चटक चादर फैली हुई थी। घर में चारों ओर नजरें घुमाकर उन्होंने देखा, लेकिन आंगन के कोने में नहान से हटकर मिट्टी के बने ऊंचे गमले में घने तुलसी के पौधे के साथ बस एक गौरैया बैठी दिखाई दी। वो जाती हुई ठंड का मौसम था। घर में उस गौरैया के अलावा किसी के होने का आभास नहीं मिल रहा था। डॉक्टर प्रकाश बुदबुदाए, लगता है घर में कोई नहीं। विनीत चुप रहा। उसने एक बार सोचा कि आवाज दे, कोई है घर में, लेकिन नहीं दी। यदि कोई होता तब दो लोगों का वार्तालाप सुनकर अवश्य प्रकट हो गया होता। किसी को रहना नहीं था तब मुझे बुलाया क्यों था? डॉक्टर प्रकाश फिर बुदबुदाए और क्षण भर के लिए आंगन में ही रुक गए। विनीत भी रुक गया। तभी विनीत की नजर सामने कोठरी में पलंग पर लेटी उन दोनों की ओर ही टकटकी लगाकर देख रही नजरों पर पड़ी। डॉक्टर प्रकाश ने भी देखा और उस ओर बढ़ गए। कैसी हैं आप? वो जस का तस लेटी रही, उसी प्रकार डॉक्टर प्रकाश की ओर टकटकी लगाकर देखती हुई। विनीत डॉक्टर प्रकाश के पीछे खड़ा उन आंखों को देख रहा था जो कोटरों में धसी हुई थी। गाल पिचक गए थे, लेकिन गालों में लुनाई शेष थी। उसने अनुमान लगाया कि बीमारी से पहले वो निश्चित ही बेहद सुंदर रही होगी। बीमारी ने उसके चेहरे के गुलाबी सौंदर्य को रक्तहीनता के कारण पीताभ कर दिया था। डॉक्टर प्रकाश के कैसी हैं के उत्तर में काफी देर बाद उसने रजाई से हाथ बाहर निकाले और हल्का सा उठाकर जोड़ती हुई कुछ बुदबुदाई, जिसे दोनों ही नहीं सुन सके। डॉक्टर ने बैग नीचे रखा और उसकी नाड़ी देखने लगे। फिर बोले, घर में कोई नहीं? उसने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल डॉक्टर प्रकाश की ओर देखती रही। लेकिन क्षण भर बाद ही उसकी आंखों से एक बूंद टपक गई, जिसे उसने अपने दुबले हाथों से पोंछ दिया। डॉक्टर प्रकाश इंजेक्शन तैयार करने लगे थे। वो पलंग पर सीधी लेट गई और इंजेक्शन तैयार करते डॉक्टर की ओर टकटकी लगाकर देखती रही। विनीत को आश्चर्य हो रहा था कि जब मौसम गर्म हो रहा था और लोगों ने ऊनी कपड़े ताहाकर रख दिए थे, तब भी उसका शरीर रजाई से ढका हुआ था। उसने डॉक्टर प्रकाश से पूछना चाहा, लेकिन चुप रहा। डॉक्टर प्रकाश इंजेक्शन तैयार करने में व्यस्त थे। पहली बार विनीत चंद्रपाल सिंह के घर के अंदर गया था। जब वो गांव में रहता था तब वो यही भ्रम पाले था कि चंद्रपाल सिंह पत्नी को कानपुर में साथ रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो गांव के उस घर में ही कैद थी। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर प्रकाश उससे बोले, चिंता न करें, आप ठीक हो जाएंगी। 3 महीने लगेंगे। कोर्स पूरा होने के बाद आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, पूर्ववत डॉक्टर प्रकाश की ओर देखती रही। डॉक्टर प्रकाश ने बैग से निकालकर गोलियों की एक शीशी उसे दी। दिन में 3 बार एक एक टैबलेट लेना है। उसने सिर हिलाकर दवा लेने का संकेत किया। आपकी सास और मौसी सास जी कहाँ हैं? डॉक्टर प्रकाश ने पूछा। उसने रक्तहीन हाथ बाहर निकालकर हिलाया कि उसे नहीं मालूम कौन कहाँ है। डॉक्टर प्रकाश हंसे। ठीक है, कल फिर आऊंगा। हर दिन इंजेक्शन लगेंगे। आपके घर वालों ने देर कर दी, वरना। डॉक्टर प्रकाश के वरना कहने के साथ ही उसकी आंखों से फिर आंसू टपके, जिसे विनीत ने देखा। डॉक्टर प्रकाश बैग संभालकर आंगन की ओर मुड़ चुके थे। इस बार उसने विनीत पर टकटकी लगाकर बुदबुदा कर पूछा, भैया आप? मैं विनीत हूं, शहर में पढ़ता हूं। उसने दाहिने हाथ को इस प्रकार हिलाया मानो आशीर्वाद दे रही थी कि खूब पढ़ो। लौटते हुए विनीत ने डॉक्टर प्रकाश से पूछा, इन्हें क्या हुआ है? टीबी। डॉक्टर ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। बहुत देर कर दी इलाज में, पता नहीं कैसे लोग हैं। इसके ससुर, सास, मौसिया सास और देवर में से इस समय घर में कोई भी नहीं। मुझे आना है ये उन्हें पता था, फिर भी। डॉक्टर के स्वर में क्षुब्धता थी। सही इलाज मिला ही नहीं उसे। मुझे 1 सप्ताह पहले इनकी सास ने बुलाकर इन्हें दिखाया। ओह, विनीत केवल इतना ही कह सका। जब उनका विवाह हुआ
विनीत गांव से 3 मील दूर के गांव में 6वीं में पढ़ता था। बड़ी धूमधाम से चंद्रपाल सिंह से उनकी शादी हुई थी। चंद्रपाल सिंह गांव के पहले युवक थे जो बीए करके कानपुर के हार्नेस फैक्ट्री, जिसे ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कहा जाता है, में क्लर्क बन गए थे। लगभग 5 फुट 8 इंच लंबे चंद्रपाल सिंह गेहुआ रंग, भरे बदन और चौड़े चेहरे वाले स्वभाव के शुष्क युवक थे। उनके पिता सरदार सिंह गांव के प्रधान रहे थे। सरदार सिंह वास्तव में अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर आए थे। कानपुर में दर्शनपुरवा में उनका अपना बड़ा सा घर था। वो 2 भाई थे। सरदार सिंह बड़े थे, उनकी पत्नी 2 बहनें थीं। बड़ी बहन कैलाशा शादी के 2 साल बाद ही विधवा होकर गोद में बेटी को लिए मायके लौट आई थीं, बल्कि ये कहना अधिक सही होगा कि लौटने के लिए विवश की गई थीं ससुराल वालों की ओर से। कैलाशा की छोटी बहन थी देवी। देवी और कैलाशा ही अपने पिता की संतानें थीं। भाई कोई नहीं था उनके। देवी के विवाह को लेकर उनके पिता की एकमात्र शर्त ये थी कि जो युवक उनके घर आकर अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा वो उसी से ही देवी की शादी करेंगे। उनके पास 40 बीघे खेत थे, 2 भैंसें और 1 गाय के साथ 1 जोड़ी बैल थे। देवी और कैलाशा के पिता को उस संपत्ति को संभालने और देवी के साथ कैलाशा और उनकी बेटी को सुरक्षा देने का अहम प्रश्न था। ये संयोग ही था कि जिस पहले लड़के को उन्होंने देवी के लिए देखा वो सरदार सिंह थे और सरदार सिंह के पिता को बेटे के घर जमाई बनकर रहने में कोई ऐतराज नहीं था। 20 मील की दूरी पर बसा गांव। सरदार सिंह के पिता ने हाँ की और देवी शादी के कुछ दिनों बाद पति के साथ पिता के घर आकर रहने लगी थी। सरदार सिंह ने हाई स्कूल तक शिक्षा पाई थी। कुछ दिनों तक उन्हें गांव रास नहीं आया, गोबर की गंध और शहरी चहल पहल से दूर। लेकिन देवी के सौंदर्य और उनके पिता द्वारा मिलने वाले पुत्रवत प्रेम ने सरदार सिंह को ऐसा बांधा कि वो गांव में ऐसा रचे बसे कि शहर कभी कभार ही जाने लगे। ससुर ने खेत और बगीचे देवी के नाम लिखवा दिए थे। कैलाशा ने संपत्ति में अपना अधिकार छोड़ दिया था। हालांकि पिता ने कैलाशा की बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आधी संपत्ति उनके नाम लिखना चाहा था, लेकिन कैलाशा छोटी बहन को इतना अधिक प्रेम करती थी कि उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था। एक कारण सरदार सिंह के साथ देवी की शादी के पिता की शर्त भी थी। पिता ने सरदार सिंह के घर वालों से ये नहीं कहा था कि आधी संपत्ति के हकदार उनकी बड़ी बेटी होगी। कैलाशा ने सोचा था कि आधी संपत्ति के हकदार होना सरदार सिंह के साथ न्याय नहीं होगा, जो अपने माता पिता और घर शहर छोड़कर गांव में आ बसे थे। देवी के विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही उनके पिता का देहावसान हो गया था। देवी ने घर और खेत संभाले थे। खेती के काम से सरदार सिंह अनभिज्ञ थे। देवी ने सुखवा को हलवाहा के रूप में रखा, जो केवल खेतों में काम करता था, जबकि जानवरों की देखभाल के लिए रमई को रखा, जो जानवरों की पूरी व्यवस्था देखता था। रमई जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करता, कुट्टी काटता, जिसके लिए देवी के पिता के समय से ही मशीन पर चारा काटने की व्यवस्था थी। ऐसे समय रमई अपनी पत्नी को साथ लाता। करबी अर्थात ज्वार के पौधे के साथ हरियाली मिलाकर उसकी पत्नी मशीन में लगाती रहती और रमई मशीन चलाता। उसकी पत्नी की भूमिका इतनी ही थी, जबकि रमई उसके बाद गोबर फेंकता और फिर सानी पानी आदि की व्यवस्था करता। भैंसों और गाय दोहने का काम देवी स्वयं करती थी। दोनों में से एक भैंस ही एक समय दूध देती थी। उसके दूध देना बंद करने तक दूसरी दूध देने योग्य हो जाया करती थी। ये नियम भी देवी के पिता के समय से ही चला आ रहा था। सरदार सिंह की घर में केवल उपस्थिति ही रहती थी। वो कभी भी किसी काम में हाथ नहीं लगाते थे। सुबह और शाम हाथ में बेंत थामे खेतों की ओर घूम आया करते थे। जाड़े के दिनों में खेतों में बनी मड़ैया में पड़ी चारपाई को धूप में खिसकाकर धूप सेंकते और देवी मजदूरों के कामों का निरीक्षण किया करती थी। कभी कभी स्वयं भी उनके साथ काम में लगती। देवी के पिता की मृत्यु के पहले ही चंद्रपाल सिंह का जन्म हो चुका था। 4 वर्ष पश्चात चंद्रपाल का छोटा भाई महिपाल सिंह जन्मा था। दोनों बच्चों की देखभाल कैलाशा संभालती थी, जबकि देवी पूरी तरह खेत खलिहान बाग और भैंसों के लिए समर्पित थी। देवी 5 फुट 1 इंच लंबी थी, अत्यधिक गोरी, गोल चेहरा, सुतवा नाक, हिरनी जैसी आंखें और सामान्य देह यष्ट की युवती थी।
गांव में देवी से अधिक सुंदर कोई अन्य युवती नहीं थी और न कोई बहुरिया, लेकिन देवी अपनी सुंदरता सजाने संवारने के बजाय अपने को किसानी में डुबोए रखती थी। सुखवा रमई के प्रति उनका व्यवहार सुहृद होता और मजदूरों से भी वो प्रेम से बातें करती। संक्षेप में पूरी गृहस्थी देवी ने संभाल रखी थी। चंद्रपाल सिंह पढ़ने में कुशाग्र था और गांव से 3 मील दूर के गांव में 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद आगे पढ़ने के लिए सरदार सिंह ने उन्हें अपने पिता अर्थात बाबा की सरपरस्ती में दर्शनपुरवा में छोड़ दिया था। वो साल में 1 या 2 बार गांव आता, लेकिन गांव के उन मित्रों से भी नहीं मिलता जो उसके साथ पढ़े थे। वो या तो घर में रहता या खेतों में चक्कर लगा कर आता। गर्मियों में चंद्रपाल आमों की फसल के समय आता। जब शहर लौटने लगता, देवी आमों का थैला थमाते हुए कहती, बाबा दादी के लिए लेते जाओ। चंद्रपाल इनकार कर देता, मैं मजूर नहीं, उन्हें आम भिजवाने हैं तो सुखवा से भेजो। माँ चुप रह जाती। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद चंद्रपाल ने डीएवी कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया और बीए करने तक गांव न जाने का निर्णय किया। चंद्रपाल सिंह ने डीएवी कॉलेज से एमए किया, जबकि 8वीं तक पढ़ने के बाद महिपाल ने मां के साथ खेत संभाले। दादा दादी तभी दिवंगत हो चुके थे जब चंद्रपाल हाई स्कूल में पढ़ रहा था। चंद्रपाल की व्यवस्था चाचा चाची ने उनकी मृत्यु के बाद भी संभाल रखी थी, लेकिन नौकरी लगते ही चाचा चाची का संरक्षण उसे स्वीकार नहीं हुआ और उसने एक दिन खुलकर उनसे अपनी इच्छा प्रकट की थी घर के बंटवारे को लेकर। बबुआ, चाचा बोले थे, ये घर तुम्हारे दादा ने नहीं उनके पिता ने बनवाया था। ये पुरखों की निशानी है, इसे ऐसे ही रहने दो तो ठीक रहेगा। तुम अपने लिए जितने कमरे चाहिए ले लो, लेकिन बीच में दीवार खड़ी करना सही नहीं होगा। हम पुराने बाशिंदा हैं, पूरी बस्ती तुम्हारे दादा दादी को चाहती और मानती रही है। ये सब देखकर लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे चाचा, परिवार बढ़ता है तो ये सब होता ही है, लोग जानते हैं। तब भैया को बुला दो, वो जैसा कहेंगे। चाचा करतार सिंह ने मरे से स्वर में कहा। चंद्रपाल ने गांव से पिता और मां को बुलाया। उन दोनों ने भी वही चाहा जो सरदार सिंह का छोटा भाई चाहता था, लेकिन चंद्रपाल अडिग था। उसने धमकी दी कि यदि दीवार खड़ी करके उसका हिस्सा अलग न किया गया तब वो इस घर को छोड़कर कहीं किराए का मकान लेकर रहने लगेगा। झुकना पड़ा था दोनों भाइयों को और घर में दीवार खड़ी हो गई थी। वो दीवार घर में ही खड़ी नहीं हुई थी, बल्कि संबंधों में भी खड़ी हो गई थी। चंद्रपाल ने बंटवारा क्यों चाहा था, इस पर से जल्दी ही पर्दा उठ गया था। करतार सिंह ने एक दिन एक युवती के साथ चंद्रपाल को घर आते देखा था। अकेले युवक के साथ खाली घर में युवती का आना करतार सिंह चौंके थे। अगर रोका न गया तो चंद्रपाल इसे कहीं सिलसिला न बना ले और मोहल्ले में बदनामी हो। चंद्रपाल मोहल्ले में किसी से बात नहीं करता था। बचपन से आज तक किसी लड़के से मित्रता नहीं थी। स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई और घर तक सीमित रहने वाला युवक अब बहक रहा है। ये सही नहीं। कुछ हो ना हो, लेकिन खाली घर में किसी युवती का किसी युवक के साथ आना ही मोहल्ले वालों को चौकन्ना करने के लिए पर्याप्त है। करतार सिंह अगले ही दिन बड़े भाई से मिलने गांव जा पहुंचे थे। आप लोगों को अब चंद्रपाल का विवाह कर देना चाहिए, वरना लड़का हाथ से बेहाथ हो सकता है। उस पर अब हमारा भी कोई नियंत्रण नहीं रहा, करतार सिंह ने भाई और भाभी से कहा था। समझते देर न लगी थी सरदार सिंह और देवी को कि चंद्रपाल ने क्यों जिद करके चाचा से मकान बंटवारा किया था। चंद्रपाल की नौकरी लगने के 2 माह बाद ही कैलाशा की बेटी बताशा का विवाह 3 मील दूर गांव में हो गया था। बताशा के विवाह के अगले वर्ष मई के लिए चंद्रपाल का विवाह भी तय कर दिया गया। पड़ोसी गांव के हरनाम सिंह तब से अपनी बेटी कुमुदनी का विवाह उसके साथ करने के लिए देवी से चर्चा करते आ रहे थे जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहा था। देवी को कुमुदनी पसंद थी। सुंदर तो थी ही, बड़ों के प्रति उसके आदर और प्रेम ने देवी को उसे अपनी पुत्रवधू बनाने के लिए प्रेरित किया हुआ था। वो जब भी चंद्रपाल से कुमुदनी की प्रशंसा करती वो उखड़ जाता। वो शहर की किसी लड़की से विवाह करना चाहता था। कुमुदनी ने 8वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन चंद्रपाल पत्नी के रूप में कम से कम ग्रेजुएट लड़की चाहता था। उसका मानना था कि कम पढ़ी लिखी लड़की से वो बौद्धिक विषयों पर बातें नहीं कर सकता था, जबकि माँ का मानना था कि शहर की लड़की उसका जीना हराम कर देगी। माँ के इस तर्क को काटता हुआ वो कहता कि ये सब माँ के मन का फितूर था।
जो शहर की लड़कियों को नापसंद करती थी, बल्कि माँ शहर को ही नापसंद करती थी, वो ये मानता था। उसे पिता पर भी कोफ्त होती थी, जो माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। शहर में जन्मे और पले बढ़े पिता ने किस कारण गांव की लड़की अर्थात उसकी माँ को पसंद किया था, इस विषय में वो प्रायः सोचता रहता था। शायद माँ की सुंदरता ने उन्हें प्रभावित किया था, और दूसरा कारण नाना की संपत्ति भी रही होगी। अंततः एक दिन माँ और पिता के निर्णय के समक्ष चंद्रपाल को झुकना पड़ा था, और कुमुदनी चंद्रपाल के साथ ब्याह कर देवी के घर आ गई थी। शादी के 1 माह बाद माँ और मौसी के दबाव में चंद्रपाल कुमुदनी को शहर ले गया था। कुमुदनी के सौंदर्य ने चंद्रपाल को बांधा, लेकिन उसके देहातीपन ने उसमें ऊब पैदा की। पहनने ओढ़ने और खाना बनाने वाली पत्नी नहीं, उसे एक ऐसी जीवन संगनी की तलाश तब से थी जब वो बीए के अंतिम वर्ष में था, जिसके साथ वो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श वाद विवाद कर सकता था। कॉलेज की लड़कियों को देखकर उसके अंदर कुछ कुछ होने लगता था, लेकिन माँ बाबू के समक्ष उसकी एक नहीं चली। और अब कुमुदनी, घर वालों के दबाव में वो उसे शहर ले गया, लेकिन जब भी वो उससे किसी राजनीतिक या सामाजिक विषय पर बात करता, वो फिक्र से हंस देती। कुछ दिन रुके, बस 1 साल। मैंने तय किया है इस साल हाई स्कूल का फॉर्म भरूंगी प्राइवेट, और अगले साल परीक्षा दूंगी। उसके बाद भी तुमसे कुछ नहीं होने का। तुम्हारे दिमाग में भरा देहात का गोबर आसानी से नहीं निकलने वाला। चंद्रपाल कहता तो कुमुदनी बुझ जाती। वो अपने को पति के बौद्धिक स्तर के अनुकूल बनाने के प्रयास में जुट गई। उसने अखबार लगा लेने की बात कही पति से, जिसे चंद्रपाल ने सुनते ही नकार दिया। अखबार उसे दफ्तर में पढ़ने को मिल जाता था। पति के नकार ने कुमुदनी को निराशा के गर्त में धकेल दिया। उसका मन शहर से उबने लगा। अब दिन भर वो यही सोचती रहती कि पति उसे प्यार नहीं करते। पति का प्यार पाने का जितना ही प्रयास करती है, चंद्रपाल उससे और अधिक दूरी बनाने लगा था। वो सोचती वो सुंदर है, विनम्र है, हर प्रकार से पति के प्रति समर्पिता है, लेकिन पति के दिल को जीतने में वो सफल नहीं हो पा रही है। ग्राम में विशेषताएं एकाएक नहीं छूट जाती, और पति भी तो गांव में ही पैदा हुए थे, वहां से 8वीं तक की पढ़ाई की थी, और इन्हें छोड़कर पूरा परिवार गांव में ही रहता है। यहाँ आकर वो रुकती, क्षण भर बाद फिर सोचती, तो क्या एक दिन ये अपने परिवार को भी छोड़ देंगे? परिवार यानी माता पिता और भाई मौसी को। ये विचार आते वो और परेशान हो उठती। मैंने आगे पढ़ने की बात भी की और पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। कारण क्या है? और कारण क्या था, ये उसकी समझ में उस दिन आया जब कुसुम नाम की युवती के साथ चंद्रपाल एक दिन घर आया। घर में घुसते युवती ने घूम घाम कर उसके द्वारा संभाली गई घर की व्यवस्था देखी, जो कुमुदनी को पसंद नहीं आया। वो चुप दोनों के लिए चाय बनाती रही। कुसुम उसके पीछे किचन में जा खड़ी हुई और बोली, कुमुदनी, यही नाम है ना तुम्हारा? कुमुदनी ने पीछे मुड़कर देखा। छाती पर हाथ बांधे उससे 2 इंच लंबी, छरहरी, गेहुए रंग की पतले होंठ और उभरे गालों वाली कुसुम को देखकर वो केवल मुस्कुरा दी। तुमने घर को कितना गंदा संभाला हुआ है, पूरा देहातीपन। कुमुदनी उस समय खौलती चाय पर नजरें गड़ाए हुए थी। उसने फिर मुड़कर कुसुम की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, ये मेरा घर है। ओह! कुसुम पलटी और चंद्रपाल को सुनाती हुई बोली, चंद्र, तुम्हारी पत्नी बहुत ही उजड्ड है, इसे अतिथियों से बात करने की तमीज नहीं। और धप से चंद्रपाल के बगल में जा बैठी थी। फंस गए गुरु। चंद्रपाल कुछ बोला नहीं। जब कुमुदनी चाय और नाश्ता लेकर पहुंची, तब चंद्रपाल ने उसे घूर कर देखा भर था। और उस रात चंद्रपाल ने कुमुदनी को देहाती, गंवार, उजड्ड और भी बहुत कुछ कहते हुए कहा था, तुम शहर के काबिल नहीं, जल्दी ही गांव लौट जाओ। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी काट लूंगा। माँ बाबूजी ने नामालूम कब की दुश्मनी निकाली तुम्हारे साथ मेरा विवाह करके। सहमी हुई चुपचाप सुनती रही थी कुमुदनी, और रात देर तक रोती रही थी। उस रात के बाद चंद्रपाल अलग कमरे में सोने लगा था, और उसी सप्ताह चंद्रपाल उसे गांव छोड़ गया था। कुसुम के आने और गांव छोड़ने के बीच के दिनों चंद्रपाल ने उससे कोई संवाद नहीं किया था। गुमसुम कुमुदनी के दिन रात घुटन भरे बीते थे। चंद्रपाल के
कुमुदनी को गांव छोड़ जाने से देवी और कैलाशा ही परेशान नहीं हुई, सरदार सिंह भी परेशान हुए थे। कुमुदनी का खिला चेहरा मुरझा गया था और हंसने और फुदक फुदक कर काम करने वाली वो खोई सी रहने लगी थी। देवी ने सरदार सिंह को शहर भेजा बेटे को समझाने के लिए। वो गए और अगले दिन मुंह लटकाए वापस लौट आए। चंद्रपाल ने कुमुदनी के साथ जीवन बिताने से साफ इनकार कर दिया था। उसने पिता को यह भी बता दिया था कि वो जल्दी ही कुसुम के साथ कोर्ट मैरिज कर लेगा। कौन कुसुम? समझते हुए भी पूछा था सरदार सिंह ने। कुसुम मेरे दफ्तर में काम करती है। कुसुम सक्सेना नाम है उसका। शास्त्री नगर में रहता है उसका परिवार। उसके पिता गन फैक्ट्री में हैं। पूछने पर एक सांस में बता गया था चंद्रपाल। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तब पहले क्यों नहीं बताया था? आप लोगों ने पूछा था? उल्टा प्रश्न किया था चंद्रपाल ने। सही कहा था करतार ने। ये लड़का पहले से ही कुसुम नाम की लड़की के संपर्क में था। ऐसा था तब इसने पहले ये सब क्यों नहीं बताया था? कुमुदनी की जिंदगी तबाह होने से बच जाती। दर्शन पुरवा के अपने पुश्तैनी मकान में रात भर सोचते पड़े रहे थे सरदार सिंह। नींद नहीं थी उनकी आंखों में। सुबह 5 बजे ही बस पकड़ने के लिए घंटाघर जा पहुंचे थे। समाचार कुमुदनी के पिता हरनाम सिंह को मिला और वो बेटी को लेने आ पहुंचे थे। कुमुदनी मायके गई, लेकिन माँ पिता और भाई भाभीयों के बीच भी वो गुमसुम रही। हरनाम सिंह शहर गए चंद्रपाल सिंह से बात करने, लेकिन चंद्रपाल ने उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहा। अपमानित अनुभव करते रहे थे हरनाम सिंह। फिर भी सोफे पर बैठ गए वो, लेकिन चंद्रपाल खड़ा रहा था। जब हरनाम सिंह ने बेटी को भेज देने या उससे संबंध न रखने के विषय में प्रश्न किया, आपने मुझसे बात की थी शादी के विषय में? आपके माँ पिता से की थी, आपसे क्यों करता? नहीं करना था तब अपने माँ पिता को मना करते। मेरी बेटी की जिंदगी खराब क्यों की? आप अब अपनी बेटी की जिंदगी संवार लें, कहीं और शादी कर दें। मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। किसके साथ रहेंगे आप? हरनाम सिंह को कुसुम के विषय में जानकारी थी। आप कौन होते हैं पूछने वाले? क्योंकि मैंने आपके साथ अपनी बेटी का विवाह किया था। कानूनन आप किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते, याद रखें चंद्रपाल सिंह। क्रोध में उबलते हुए हरनाम सिंह बोले थे। यदि आपने ये गलती की तब आपकी नौकरी तो जाएगी ही, आप जेल की हवा भी खाएंगे। आप इसी वक्त घर से निकल जाएं, चीखा था चंद्रपाल। आप मुझे जेल भिजवाएंगे? यहां रुकने की आवश्यकता नहीं, तुरंत दफा हो जाएं। हरनाम सिंह जिंदगी में इतना कभी अपमानित नहीं हुए थे। कुमुदनी का स्वास्थ्य गिरता गया। गांव के वैद्य का इलाज प्रारंभ हुआ, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हरनाम सिंह एक दिन उसे शहर ले गए, लेकिन वहां का डॉक्टर भी मर्ज पकड़ नहीं पाया। उसने उसके गिरते स्वास्थ्य के लिए उसके साथ उत्पन्न परिस्थितियों को दोषी बताया, परिस्थितियां जो पति द्वारा पैदा की गई थीं। डॉक्टर के अनुसार उसे शारीरिक नहीं मानसिक बीमारी है और उसके लिए आवश्यक है कि उसे एक स्वस्थ वातावरण दिया जाए। स्वस्थ वातावरण का मतलब पूछने पर डॉक्टर ने कहा कि उसे इस अनुभूति से उबारा जाए कि जिस घर में वो ब्याह कर गई थी वो अब भी उसी का है। इसका मतलब यह है कि इसे ससुराल भेजा जाए? हरनाम सिंह ने डॉक्टर से पूछा। मैं तो यही सोचता हूं। शहर से लौटकर हरनाम सिंह ने सरदार सिंह से बात की। वो भी यही सोच रहे थे। एक दिन कुमुदनी वापस ससुराल पहुंचा दी गई थी। पौष माह, प्रचंड जाड़ा था। खेतों में निराई का काम चल रहा था। महिपाल और देवी मजदूरों और हलवाहाओं के साथ खेतों में सुबह ही चले जाते थे। भैंस और गाय को देवी ही धोती थीं और खेतों की ओर जाने से पहले दूहा दूध बाल्टी में कपड़े से ढककर चौपाल के साथ बने एक चबूतरे पर रखकर दूधिया का इंतजार किया करती थीं। आधा दूध अर्थात 3 लीटर दूध प्रतिदिन दूधिया को बेचती थी, जिसमें कुछ पानी वो मिला दिया करती थी। दूधिया को एक बार शक हुआ था और उसने कहा था, बुआ आप मेरे सामने दूध निकाला करें। देवी को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने पहले इसका उपाय सोच रखा था। साइकिल की ट्यूब में पानी भरकर उसे कमर में बांधकर धोती में छुपा लिया था और दूध काढ़ते समय उसकी टोटी निकालकर बाल्टी में पानी गिरा दिया था। दूधिया समझ नहीं पाया। उसने हर दिन की भांति ही दूध पतला पाया और सोचने के लिए विवश हुआ था कि देवी बुआ की भैंसिया पतला दूध ही निकालती है। जब तक देवी दूध नापकर हारे यानी खेतों की ओर जाने के लिए तैयार होती, कुमुदनी सभी के लिए नाश्ता बनाकर बांध देती थी। मजदूरों को भी चबेना देना होता।
जिसके लिए देवी ने आसान तरीका खोज लिया था। वो उनके लिए सत्तू और नमक ले जाती और जब लगता कि लगातार एक ही चीज़ देने पर मजदूरों को शिकायत हो सकती है, वो कुमुदनी को मजदूरों के लिए बेझर के पराठे बना देने के लिए कह देती, जिसके साथ आम का अचार और बुकनू देती। सास और देवर के जाने के बाद कुमुदनी नहान पर बैठ जाती और अपने प्रारब्ध पर सोचने लगती। मौसी सास कैलाशा देर से बिस्तर छोड़ती थी और वो रसोई के काम से मुक्त होकर बैठी ही होती कि उनकी आवाज़ सुनाई देती, कुमुद मेरे लिए चाह बना दो। और कुमुदनी फिर चूल्हा गरमाने लगती। कैलाशा के साथ वो ससुर के लिए भी चाय बना देती, जो या तो जंगल से लौट चुके होते या लौटने वाले होते। यदि नहीं लौटे होते तब उनके आने पर उसी चाय को गरमा कर उन्हें देती और चाय के बिगड़े स्वाद पर सरदार सिंह कुछ नहीं कहते थे। सच ये था कि कुमुदनी की स्थिति से सर्वाधिक परेशान सरदार सिंह ही थे। देवी और कैलाशा ने चंद्रपाल के छोड़ जाने के समय संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन मायके से लौटने के बाद उन्होंने उसकी नियति को स्वीकार कर लिया था और एक बार भी उन्होंने उसके अंदर चल रहे अंधड़ के विषय में नहीं पूछा था। महिपाल पहले भी निष्प्रह था और अब भी था। भौजाई की उपस्थिति और अनुपस्थिति का उसके लिए कोई अर्थ नहीं था। उसका शौक बैलों को सजाना और उन्हें अच्छी खुराक देना था। उसे उन जानवरों से अधिक प्रेम था। जब से कुमुदनी आई थी, देवी ने घर के काम पूरी तरह उस पर छोड़ दिए थे। कैलाशा पहले ही बेटी के विवाह के पश्चात से ही सारे काम छोड़ चुकी थी। कुमुदनी सुबह 6 बजे से रात देर तक नाश्ता, दोपहर और रात के भोजन के अतिरिक्त घर की सफाई, लिपाई, बर्तन आदि कामों में जुटी रहती। लेकिन पति की उपेक्षा का भाव उसकी इस व्यस्तता से कम न होकर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। चंद्रपाल ने घर आना छोड़ दिया था। कुमुदनी नाश्ता तैयार करने और दोपहर के भोजन की तैयारी के बीच के समय आंगन में आई धूप में चारपाई डालकर बैठ जाती और खो जाती अपने जीवन को लेकर। हमारे देश में आज भी महिलाओं का जीवन सस्ता है। डॉक्टर प्रकाश अपने दवाखाने की ओर जाते हुए बुदबुदाए। विनीत चुप रहा। उसकी प्रतिक्रिया न सुनकर वो पुनः बोले, तुम्हारा क्या ख्याल है विनीत? आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, विनीत बोला। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण नहीं बदला। शहरों में भी जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं उनके प्रति भी। अगर सरदार सिंह परिवार ने कुमुदनी के यही नाम है ना लड़की का? डॉक्टर ने विनीत की ओर देखते हुए पूछा। शायद। यदि देवी ने पति की उपेक्षा के बाद कुमुदनी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार किया होता, उसे कोल्हू के बैल की भांति घर के कामों में न झोंका होता और उसे भी खेत खलियान की खुली हवा में जाने दिया होता, तब शायद ये बीमारी उसे न घेरती। लेकिन इन लोगों ने शायद उससे मुक्ति पाने के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। बेटे ने शहर में किसी लड़की से शादी का निर्णय कर ही लिया है और इस लड़की के जिंदा रहते वो विवाह कर नहीं सकता, इसलिए। आप शायद सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और ये सब एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति कर रही है। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार उसे केवल सुबह शाम दिशा मैदान जाने की इजाज़त है और वो भी मुंह अंधेरे। दिन में उसे बाहर चौपाल तक जाने की इजाज़त नहीं। यदि मैं कहूँ कि इसे हैलट या उर्सला में भर्ती करा दो तो इन लोगों की हुक निकल जाएगी। पैसों की कमी नहीं, 40 बीघा मातबर खेत हैं, लेकिन देवी पैसों को दांतों से पकड़ती है। उफ, दुखद है ये सब, बेहद पीड़ाजनक। मैं भी कितना प्रयास कर सकता हूँ, टीबी अब आखिरी स्टेज पर है। लेकिन अभी तक आपको दिखाया क्यों नहीं था? विनीत ने प्रश्न किया। मेरे इलाज में पैसे खर्च होते, इंजेक्शन लगते, खाने की दवा देनी होती। अभी तक इलाज ही नहीं करवाया था। नरवल के किसी वैद्य का इलाज कर रहे थे, वो भी तब जब मर्ज काफ़ी बढ़ चुका था। 3 सालों से वो बीमार है। डॉक्टर साहब, मन में एक प्रश्न कौंध रहा है। विनीत डॉक्टर प्रकाश के बगल में आकर बोला। कुमुदनी जी के मायके वालों ने भी तो उनकी कोई खबर नहीं ली। सुना ली थी, शुरू में पिता ही शहर ले गए थे किसी परिचित डॉक्टर को दिखाने। कुछ दिनों इलाज भी किया, लेकिन उसी ने सलाह दी कि कुमुदनी को ससुराल में छोड़ने से शायद कुछ परिवर्तन हो। और उसके बाद पिता रहे नहीं और भाइयों ने अपनी पत्नियों के दबाव में बहन को पूछना ही छोड़ दिया। आपको बहुत कुछ मालूम है डॉक्टर साहब, विनीत साथ चलता बोला। गांव है विनीत, यहाँ मिनटों में खबरें एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा करती हैं।
सही कह रहे हैं, विनीत बोला। आपका इलाज और कुमुदनी जी का भाग्य स्थिति तो खराब है ही। मेरी ओर देखती उनकी आंखों में जीने की जो चाह मुझे दिखाई दी, वैसी ही चाह जो मृत्यु की ओर बढ़ रहे व्यक्ति में होती है, जो जानता है कि उसका भविष्य अनिश्चित है। उनकी आंखों में समाई उस जिजीविषा को शायद ही कभी जीवन में मैं भूल पाऊंगा। डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रकाश चुप रहे थे। कुमुदनी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। नरवल के वैद्य के इलाज से लाभ नहीं हो रहा था, उससे काम हो नहीं पाता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ कहती तब 100 बातें देवी और कैलाशा सुना देती। हमें नहीं पता था कि तू इतनी कुलच्छ नहीं होगी। आते बेटे को घर से अलग कर दिया, पिता को खा गई, अब भाई लोग भी तुझसे मुंह चुराते हैं। हरनाम सिंह ने हमारे साथ जने किस जन्म का बैर निकाला। सोने जैसा मेरा लड़का छला गया, आज ना वो मेरा रहा और तू। देवी की ऐसी जली कटी बातें तीर की भांति चुभती कुमुदनी को। वो कोठरी में जाकर मुंह बंद कर सकती, जिससे रोने की आवाज आंगन तक न जा सके, जहां कैलासा लेटी बैठी रहती थी। कुमुदनी की बिगड़ती हालात देख एक दिन गांव की एक महिला पार्वती ने देवी से कहा, बुआ बहू को टीबी है, आप उससे खाना बनवा रही हो, यह छुआछूत की बीमारी है। बहू को तो हर चीज से दूर रखना चाहिए, उसका बनाया खाना खाकर आप सभी को टीबी हो जाएगी। सुनकर देवी मुंह बाए उसकी ओर देखती रही थी। सच? वो केवल इतना ही कह पाई थी। दुनिया जानती है, लेकिन आपको लगता है कि जानकर उस बेचारी को सजा देने के लिए काम में झोंके रहती हैं। तुम ऐसा कैसे बोल रही हो? बुआ सच कहा, बाकी आपकी मर्जी। आप सभी जब एक दिन उसकी तरह खांसने और खून थूकने लगेंगे, तब पर्वतिया की बात समझ में आएगी। पार्वती, जानती तो मैं भी थी, लेकिन मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। आज से सब बंद करवा देती हूँ। बात यह है बुआ कि धन के पीछे आप पागल हो रही हैं, पार्वती ने कहा। बात थोड़ी कड़वी है सुनने में, इसीलिए तो लोग मुझे मुंह झौंसी कहते हैं। अरे नहीं पार्वती, तुम 100% की बात कहती हो, और 100% की बात कहने वाला दिल का साफ होता है। मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, तुमने मेरी बंद आंखें खोल दी। क्षण भर रुक कर देवी बोली, लेकिन तुम्हारी ये बात सही नहीं कि मैं धन के पीछे दौड़ रही हूं। पार्वती मुस्कुराई थी और चुपचाप चली गई थी। हरामखोर, मैं धन के पीछे दौड़ती हूं और तू दूसरे के घरों का जायजा लेती घूमती रहती है। पार्वती के कुछ दूर जाते देवी ने बुदबुदाया, जरूर ये किसी दिन मेरे यहाँ आई होगी, मुझे कैलाशा ने बताया नहीं। कोई नहीं, ये दिन भर इसी तरह डांव डांव गांव में घूमती रहती है, मेहनत करने से जी चुराती है और पैसे पैसे के लिए मोहताज रहती है, और जो मेहनत करके 2 पैसे कमाते हैं उनसे जलती है। हरामखोर। सड़क पर थूकती हुई देवी फिर बुदबुदाई, आज से कुमुदनी का काम बंद, मैं खुद किया करूंगी सब। और उसी दिन से कुमुदनी को आदेश हुआ कि वो किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। उसके लिए पलंग और कोठरी निश्चित कर दी गई। वो किसी के सामने नहीं आएगी, ये आदेश भी उसे देवी ने सुना दिया। खाने के बर्तन और पानी के लिए जग और एक गिलास अलग कर दिए गए। उसकी कोठरी और आंगन के अतिरिक्त घर की हर जगह उसके लिए निषिद्ध हो गई। उसे दूर से खाना दिया जाता और अपने बर्तन उसे स्वयं मांजने होते थे। कुमुदनी की कोठरी में प्रकाश कम रहता, सीलन भरी थी कोठरी। 1 वर्ष से ऊपर हो चुका था उसे। मिट्टी की बढ़िया तोड़कर उसके खप्पर में राख भरकर उसके पलंग के सिरहाने नीचे रख दिया गया था। खांसी आने पर बलगम उसी में थूकना होता उसे। 1 वर्ष से उसके थूक में खून आने लगा था। प्रतिदिन रात में कुमुदनी स्वयं किसी प्रकार उठकर उस खप्पर की राख घर के बाहर फेंक आती थी, जिसे सुबह सफाई करने आने वाली प्रकाशो झाड़ कर ले जाती थी। मरना निश्चित ही है इस कुमुदनी का। फिर कुछ दिन डॉक्टर प्रकाश का इलाज भी कर लिया जाना चाहिए, जिससे गांव वालों के मुंह पे ताला लग जाए कि हमने उसका इलाज नहीं करवाया। सोचा एक दिन देवी ने, और एक दिन सुबह डॉक्टर प्रकाश के दवाखाने में जा पहुंची थी। डॉक्टर प्रकाश ने 1 साल पहले ही गांव में दवाखाना खोला था। वो हर दिन सुबह 12 नंबर अर्थात टेलडॉन से शहर से आते। टेलडॉन सुबह 7 बजे गांव से 1 मील दूर स्टेशन पर आती थी। यदि लेट ना हुई, डॉक्टर प्रकाश का दवाखाना सुबह 8 बजे खुल जाता था। वो 1 बजे तक बैठते और उसके बाद बस लेकर शहर लौट जाया करते थे, जहां किदवई नगर में उनका घर और क्लिनिक थे। उस क्लिनिक में वो शाम को बैठते थे। शनिवार और रविवार को डॉक्टर गांव का दवाखाना बंद रखते थे।
डॉक्टर प्रकाश का इलाज समाप्त होने के बाद भी कुमुदनी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। घानी भर पैसे खर्च करवा दिए, अब किस्मत में ठीक होना नहीं तब कोई क्या करे। प्रकाश बाबू से अच्छा डॉक्टर तो 10 कोसी में नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। देवी गांव की स्त्रियों के पूछने पर कहती और उनके पुनः कोई और प्रश्न करने से पहले हाथ झटक कर चल देती। मैंने अवश्य उस जन्म में पाप किए होंगे जिसकी सजा मुझे मिल रही है। कुमुदनी पड़े पड़े सोचती, लेकिन यदि मेरी जगह मेरा पति या देवर होता तब भी क्या ऐसे ही व्यवहार किया गया होता? आखिर कब तक महिलाओं की दुर्दशा होती रहेगी? समाज में कब तक उन्हें तीसरे चौथे दर्जे का समझा जाता रहेगा? शादी में मोटा दहेज चाहिए होता है, मेरे पिता ने भी दिया था, लेकिन लड़की का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। दहेज मिलने के बाद भी उसे ससुराल में कूड़ा समझा जाता है और मायके में रहते बोझ। ये स्थिति कब बदलेगी? मैं तो नहीं रहूंगी। डॉक्टर प्रकाश ने बता दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ करने के लिए कानपुर ले जाना होगा, वहां के टीबी अस्पताल में भर्ती करना होगा। कौन करेगा? जिस पर मेरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो किसी और के साथ, कुसुम नाम की उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, और मैं एक अभिशप्त जीवन की लौ के बुझने के इंतजार में छत की कड़ियां गिन रही हूं। मरना है। प्रकृति ने मेरे साथ जो क्रूर व्यवहार किया है उसे मैं प्रकृति का उपहार समझ रही हूं। जिंदगी भर की यातना से मर जाना ही सही है, लेकिन जिन कारणों मेरी ये स्थिति बनी, प्रकृति से वो छुपा नहीं, उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। वो जितनी कृपालु है उतनी ही निर्मम भी। अचानक उसे पीठ में असह्य दर्द हुआ और तड़प उठी। चिंतन भंग हुआ। तभी उसे तेज खांसी आई और बलगम के साथ खून का मोटा थक्का निकला। पीठ के असह्य दर्द के साथ फेफड़ों में भी दर्द हो रहा था। फिर भी मुंह में भरे बलगम को उसे थूकना था और उसने पलंग की पाटी पर दाहिना हाथ रखकर किसी प्रकार अपने को उठाया और झुककर खपरे की राख पर थूक दिया। मार्च माह से प्रारंभ डॉक्टर प्रकाश का उपचार जून में समाप्त हो गया था। देवी ने कुमुदनी के लिए जो कोठरी और पलंग निर्धारित किया था, न पलंग बदला गया और न ही उसका स्थान। चारपाई पकड़ने के बाद से कुमुदनी उसी कोठरी का हिस्सा बनकर रह गई थी। भयानक गर्मी में जब दीवारें तप रही होती और आंगन में छाई धूप का असर कोठरी को आग के गोले में तब्दील कर देता, तब भी वो उसी में लेटने के लिए विवश थी। उसका मन करता कि वो बरौठे में जाकर लेटे, जमीन पर रही, और एक दिन उसने ऐसा किया भी था। लेकिन घर में घुसते और उस पर दृष्टि पड़ते ही देवी ने उसे घुड़का था। तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? सारे घर को अपनी बीमारी लगाना चाहती है? रो पड़ी थी कुमुदनी, और देवी उसे धकियाती उसकी कोठरी में ठेल आई थी। अच्छाई ये थी कि कोठरी खुली हुई थी। 2 दरवाजों की जगह छोड़ी गई थी, बीच में एक खंभा था। वास्तव में वो कोठरी खलिहान से ताजा लाए अनाज को खुला रखने के लिए बनाई गई थी। कुमुदनी के लेटे रहने के बावजूद उसमें गेहूं, जौ और चना अलग अलग डाल दिए जाते थे और बेचने से पहले वो 1 से लेकर 2 महीने तक वहीं पड़े रहते थे। गर्मी में उस अनाज की गर्मी और गंध भी कुमुदनी को बेचैन करती थी। वो अनाज होता था जिसे बेचा जाना होता। बिकने तक वो वैसे ही पड़ा रहता, जिस पर दिन भर चूहे धमा चौकड़ी मचाते रहते। कई बार धन्नी पर चढ़ा कोई चूहा कुमुदनी के ऊपर टपक पड़ता था या कोई अनाज पर से उछलता हुआ उसके पलंग पर आ जाता था, लेकिन अशक्त कुमुदनी उसे हटाने में अपने को असमर्थ पाती। कुमुदनी में दिशा मैदान जाने की शक्ति भी नहीं बची थी, लेकिन जाना तो था ही। मोटे बांस का एक डंडा उसके सिरहाने रख दिया गया था। किसी प्रकार उसके सहारे वो रात के अंधेरे में हिलती डोलती घर से कुछ दूर खाली पड़े मैदान में दिशा मैदान के लिए चली जाती थी। कल तक जो कुमुदनी जीना चाह रही थी और उसे यकीन हुआ था कि डॉक्टर प्रकाश के इलाज से वो स्वस्थ हो जाएगी, और प्रारंभ में उसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ था, लेकिन बीतते समय के साथ बेहतर होता दिखता स्वास्थ्य जब फिर गिरने लगा और तेजी से गिरने लगा, तब उसके जीने की चाहत समाप्त हो गई थी। एक दिन अत्यंत मंद स्वर में उसने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब, इस इंजेक्शन के बजाय आप मुझे जहर का कोई इंजेक्शन दे दें, जीने की इच्छा बची नहीं अब। ऐसा नहीं सोचते, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी, समय तो लगता ही है, हंसकर डॉक्टर प्रकाश ने कहा था। कुमुदनी डॉक्टर प्रकाश के चेहरे की ओर देखती रही थी, बोली नहीं थी।
देवी ने मान लिया था कि मरना ही कुमुदनी की मुक्ति थी। यह ज्ञान पाते देवी का व्यवहार उसके प्रति कुछ नर्म पड़ा था। मरते इंसान को शांतिपूर्वक मरना चाहिए और उसके प्रति दया भाव रखना चाहिए। देवी ने सोचा था और ये बात बहन को भी कह दी थी। दोनों कुमुदनी के प्रति अकस्मात सहृदय हो उठी थी, लेकिन उन दोनों के बदले व्यवहार की ओर कुमुदनी ने ध्यान नहीं दिया था। वो स्वयं मान चुकी थी कि दुनिया से जल्दी ही उसका वास्ता समाप्त होने वाला था। किसका व्यवहार उसके प्रति कैसा था, इस विषय में सोचने की क्षमता उसमें शेष न बची थी। अपने ससुर और देवर की उसने लंबे समय से शक्ल भी नहीं देखी थी। दोनों चौके में भोजन करने आते थे, लेकिन उसके पलंग का सिरहाना इस प्रकार डाला गया था कि वो उन्हें देख नहीं पाती थी। उसे आश्चर्य इस बात का था कि प्रारंभ में उस पर फूल बरसाने वाले ससुर एक बार भी उससे ये पूछने नहीं आए कि वो कैसी थी। देवर महिपाल ने शादी के बाद से एक बार भी उससे बात नहीं की थी। और डॉक्टर प्रकाश का इलाज बंद होने के 6 माह भी न बीते थे कि दिसंबर की एक सर्द रात कुमुदनी के जीवन दीप की लौ बुझ गई थी। सुबह देवी ने जब उसके खांसने की आवाज़ नहीं सुनी, तब उन्होंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रही थी। रात भर खांसती रही थी कुमुदनी। सुबह 3 और 4 बजे के बीच खांसते हुए उसके प्राण निकल गए थे। देवी भैंस का दूध काढ़ कर पति और बेटे को चाय देकर चबूतरे पर आ बैठी थी, दूधिया का इंतजार करती हुई। दूधिया को दूध नाप कर देकर पति से बोली थी, जो उस समय भी चारपाई पर रजाई लपेटे लेटे हुए थे, आज कुमुद अभी तक सो रही है? रात भर खांसती रही थी, सोने दो से, सरदार सिंह बोले थे। सुबह का नाश्ता तैयार कर बहन और पति को देकर देवी खेतों की ओर चली गई थी। महिपाल पहले ही जा चुका था। दोपहर 12 बजे के बाद दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए जब देवी लौटी, कुमुदनी की कोठरी में तब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने कैलाशा से पूछा, कुमुद उठी थी? ना, मैंने तो नहीं जाना। देवी को आशंका हुई। वो कुमुद की कोठरी के निकट नाहक पर जाकर खड़ी हो गई और उसे देर तक आवाज़ देती रही, लेकिन कुमुद होती तब बोलती ना। देवी ने उसे हिलाया। कुमुद का निर्जीव शरीर रजाई के नीचे बाईं ओर लुढ़क गया। देवी चीखी। कैलाशा कुमुदनी चली गई और उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया। बाहर चौपाल पर बैठे सरदार सिंह और महिपाल आंगन में आ गए। खत्म? सरदार सिंह ने आते ही हाथ हिलाकर पूछा। देवी उसी प्रकार विलाप करती रहीं, जिससे घर के बाहर निकलने वालों को यह जानकारी मिल जाए कि बहू नहीं रही थी। कुमुदनी की मृत्यु पर वे सभी एकत्रित हुए जिन्होंने जीवित रहते हुए ही उसे मरा समझ लिया था। उसके भाई पहुंचे। महिपाल मोटरसाइकिल से चंद्रपाल को दफ्तर से ले आया था। चंद्रपाल के आने से पहले उसकी अर्थी तैयार कर दी गई थी। टीबी के मरीज को अधिक रोकना उचित नहीं माना जाता, इसलिए शाम 5 बजे के लगभग गांव के 10 लोगों के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़ी थी कुमुदनी। अभी आप सुन रहे थे एक स्त्री की मार्मिक कहानी कुमुदनी।